पार्की करते हैं। कोशिश करें अगर किसी को हो जाता है कोरोना वायरस तो वो घर में रहे, बाहर ना जाए। अगर उसके सिम्टम सीवियर नहीं हैं तो उसको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर या बेड अवेलेबल है, दैट शुड बी अवेलेबल फॉर दी सीवियर पेशेंट ओनली। चलिए, तो मिले जुले रुझानात आपने ज़रूर देखे, लेकिन इस चीज़ पे फोकस है कि भाई अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना चाह रहे, अगर आप मास्क नहीं पहनना चाह रहे, अपना बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं तो दूसरों का ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब क्योंकि दुनिया ये कह रही है कि इसके साथ चलना है जब तक वैक्सीन नहीं आती, तो क्या जब तक वैक्सीन नहीं आती क्या इसका हल ये है कि घरों में बैठ जाएं? क्या इसका हल ये है कि कारोबार बंद कर दें? नहीं हो सकता है। इन ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज इसका हल ये है कि आप अपने जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करें। इम्यूनिटी सिस्टम आपके अंदर का वो बॉक्सर है जो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ता है और आपको सेहतयाब करता है। बिल्कुल, इसी वाले से हमने एक पैकेज तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर आपने जैसे कि सुना कि लोगों में अवेयरनेस थोड़ी बहुत है और जिनमें नहीं है, अब हमने बीड़ा उठाया कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी आप डाइट रखेंगे, जितना आप अपने आप को वर्जिश की तरफ लेके जाएंगे, जितना आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, उस कुव्वत को जो आपके अंदर तमाम बीमारियों से, तमाम पैथोजन से लड़ती है, उसको तगड़ा करेंगे तो वो बीमारियों से फिर तगड़े तरीके से लड़ेगी। एग्जैक्टली और ये इम्यूनिटी आपके अंदर स्ट्रांग होगी आपकी खुराक से। किस तरीके से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अरीज मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर शाहाब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम पूछेंगे कि किस तरीके से और क्या कुछ खाया जाए कि हम फाइट कर सकें, हमारी एंटीबॉडीज अच्छे तरीके से काम कर सके। अरीज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, ये बताइएगा कि क्या कुछ आज के सीजन को देखते हुए हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें? के बारे में कि हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो हमारी गट से बहुत रिलेटेड होती है, ठीक है। यानी कि हमारा जितने लेजर का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड होती है। कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसके थ्रू ही एब्जॉर्ब होगी हमारी न्यूट्रिशन और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। तो गट सिस्टम को इम्प्रूव करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अपने गट पे बिल्कुल गौर नहीं करते कि क्या हम खा रहे हैं। कुछ लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है या IBS होता है, तो उनकी तो न्यूट्रिशन वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो गट सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन B होती है। बी जितने भी B कॉम्प्लेक्सेस हम लोग कहते हैं ना, जिसमें डिफरेंट टाइप की विटामिन आते हैं B की, वो हम लोग कहते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन B के सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है B12, वो हम लोग जो है बहुत कम लेते हैं। इसलिए कम लेते हैं क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट, गोश्त यानी कि जो प्रोटीन की सोर्सेज है ना, गोश्त है, फिश है, चिकन है, उनके अंदर होती है, अंडे में, दूध, दही में होती है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें वैसे ही लोग कम खाते हैं, स्पेशली फीमेल्स की डाइट में ये चीज़ें कम होती है, तो गट सिस्टम खराब होता है। अब आपने गट सिस्टम के लिए तो ये लेना है इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए कि जब आपका ये सिस्टम सही वर्क करेगा तो आपकी न्यूट्रिशन सारी बॉडी में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी सही से। उसमें ये होगा कि टॉक्सिन्स बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे और इम्यूनिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं जो भी सीजनल चीज़ें हैं ना उन पे फोकस करें। वो सीजन में आती हैं किसी वजह से, उनके अंदर जो भी सोर्सेज होती है विटामिन की या कैल्शियम की है या पोटेशियम की है, मैग्नीशियम की है, वो अल्लाह ताला ने नेचुरली इस तरीके से रखी होती है कि वो सीजन के हिसाब से होती है। आजकल आम आया हुआ है, एक तो बहुत मेरे क्लाइंट्स कॉमनली पूछते हैं कि आम जो है वो हम खाएं या ना खाएं, क्योंकि कैलोरीज की वजह से अक्सर लोग डर जाते हैं उसको देख के। लेकिन विटामिन C की इतनी रिच सोर्स है आम, हम लोग बात कर रहे हैं कितना कॉमन हो गया कि विटामिन C खाएं, विटामिन C खाएं। जब आम आया है तो आम नहीं खाते लोग डर के मारे। आम में विटामिन C बहुत अच्छी है, विटामिन A बहुत अच्छी है। जितने भी कलरफुल फ्रूट्स होते हैं तो अंदर विटामिन A बहुत अच्छी होती है। विटामिन A इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगे। ये जो फ्रूट्स हैं सीजनल, जैसे आड़ू आया हुआ है, चेरीज आए हुए, जितने भी कलर, यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनको खाएं। लोग ये बहाना बनाते हैं कि क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम आम नहीं खाएंगे, मतलब वो फ्राइड चीज़ें खा लेंगे लेकिन अच्छी चीज़ नहीं खाएंगे। डॉक्टर शहाब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर शहाब साहब, आप बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे जिनमें ये तो एक चीज़ हो गई कि आप कैसे सिस्टम को मजबूत करें, अब जिनमें अलामात ज़ाहिर हो रही हैं वो क्या करें, वो अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करें बीइंग कोरोना पॉजिटिव के उनकी जो मुदाफ़त की क़ुव्वत है वो बढ़ती रहे? देखिए, मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ मदऊ करने का। मैं आई वुड सर्टेनली एग्री विद डॉक्टर अरीज जो उन्होंने कहा है कि ये जो सीजनल फ्रूट्स हैं, ज़ाहिर है नेचर ने ये सीज़न के थ्रू आते हैं तो इनकी कोई वजह है आने की। इसमें विटामिन C के जो मेन सोर्सेज हैं वो आम आजकल डेफिनेटली, लेमन ऑलरेडी विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है,
उसके अलावा आजकल हम ये सजेस्ट करते हैं कि काफ़ी लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं जब ओपीडी करता हूँ कि सर हम डायबिटिक है, हम ये चीज़ खाएं या ना खाएं, थोड़ा सा मीठा पड़ जाएगा। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी डायबिटीज़ की दवाएं भले लेते रहें, लेकिन ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो मीट है, मीट में सबसे जो अच्छा मीट है वो फिश मीट, वाइट मीट और देसी मुर्गे का मीट, यानी वाइट मीट वो भी कहलाएगा, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और मैं एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि हम लोग काफ़ी आजकल लोग ये कोरोना की वजह से घर में बाउंड हो गए, बिल्कुल, तो ये हड्डियों के और जॉइंट्स के प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गए, बिल्कुल। उसमें हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर रखें, और वैसे भी जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है वो 2.5 घंटे हफ्ते में, यानी अगर आप हाफ एन आवर डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जी, जी। और अगर आप हाफ एन आवर डेली नहीं कर सकते तो आप 20-25 मिनट ऑल्टरनेट डे पे या हाफ एन आवर ऑल्टरनेट डे पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर रखें। विटामिन डी जो रिच है, सनलाइट के थ्रू बनता है, जी, जी। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप भले क्वारंटाइन में रहें, आप भले अगर आप खुदा न खास्ता पॉजिटिव आए हैं और आप घर पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो आप थोड़ी बहुत आधा घंटा सुबह सवेरे या दोपहर के अर्ली आफ्टरनून टाइम में निकले और धूप जरूर खाएं, क्योंकि वो उसी के थ्रू विटामिन डी बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो एक आपकी आप immunity- ऑर्थोपेडिक में मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे वो लोग जो कि कोविड-19 इस वक्त पॉजिटिव हैं, उनको बॉडी में मसल की बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो ये शिकायत करते हैं कि उनका रिब केज जो है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, फिर ये भी सजेस्ट किया जाता है कि गर्म पानी, मैक्सिमम जितना पानी पिया जाए वो बेहतर है। क्या ये सही बात है? देखिए ये बात सही है कि आप गर्म पानी नहीं, लेकिन ल्यूक वार्म वाटर जिसे कहते हैं, हल्का सा नीम गर्म, वो आप पिए, वो आपके स्टमक को साफ करता है, गट सिस्टम को साफ करता है। खास तौर पे अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो कोई भी चीज खाने पीने से पहले 2 अगर आप गिलास या 1 से 1.5 गिलास आप पानी ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन ये जो मसल एक्स हैं और ये रिब्स एक हैं, ये जनरली हम चूंकि 2 महीने 2.5 महीने से लॉकडाउन में या घर में बैठे हुए हैं, या जो लोग पॉजिटिव आ गए हैं वो बेचारे वैसे ही, हम लोग साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस हो जाते हैं और एक एंजाइटी सी आ जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। तो उनके लिए बेहतर है कि वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज और सनलाइट का एक्सपोजर जरूर रखें, ठीक है। उससे ये मसल एक्स, बॉडी एक्स खत्म हो जाएंगे। और दूसरा मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि हम चूंकि पेशेंट्स देखते हैं तो मैं अपने रेगुलरली कोविड टेस्ट करवाता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लास्ट कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ भी आप जाएं, जिधर भी जाएं, आप कोशिश करें कि जिस स्टाफ के साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन है उनके टेस्ट जरूर करवाएं, और विटामिन डी लेवल्स भी जरूर चेक करवाएं, क्योंकि विटामिन डी भी एक मेजर फैक्टर है आपके इम्यून सिस्टम। बिल्कुल, विटामिन डी बहुत मेजर फैक्टर है, सबसे बड़ा सोर्स ही सनलाइट है। अच्छा डॉक्टर अरीज, ये बताइए कि जैसे कि हम देख रहे हैं फेसबुक पे कुछ भी आता है, लोग उसको बगैर तहकीक के फॉलो करना शुरू कर देते हैं। शुरू में आए थे जी कच्ची लहसुन खाएं, फिर आया था जी वो सेब के बराबर का प्याज खाएं, और अभी रिसेंटली जी एक जड़ी बूटी आई और लोगों ने वो मिला के पीना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ इस पे गाइड कीजिएगा हमारे लोगों को कि जो ऑलरेडी हमें सारी चीज़ें पता है कि फाइबर ऐड करें डाइट में तो हमारे लिए अच्छा है, वेजिटेबल्स ऐड करें, ग्रीन्स ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, लीन मीट ऐड करें तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन बजाय इसके वो उन चीज़ों पे चले जाते हैं कि जी आप चना मक्की इस्तेमाल कर लें, उसको 25 मिनट उबालें, जब पानी निकल जाए तो उसको खा लें। मतलब प्लीज़ इस पे लोगों को ज़रूर गाइड करें। ये ना एक्चुअली हमारे ट्रेंड ये है कि जो प्रॉपर एडवाइस दे रहे होंगे ना उसको नहीं फॉलो करेंगे, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं हम लोग सारे एक्चुअली। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। एक्चुअली जितने भी हर्ब्स होते हैं नेचुरल और जितने भी ये स्पाइसेस होते हैं ना, ये एंटी इंफ्लेमेटरी तो होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवर यूजेज इज रॉन्ग। चना मक्की का तो स्पेशली बिकॉज इट्स लग्जेटिव, जो आपका मतलब कि पेट साफ करता है। हम कब्ज वाले पेशेंट यानी कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स को देते हैं, एडवाइस करते हैं। म्यूकस रिमूव करता है, जब एक्सेस म्यूकस आपकी बॉडी में बिल्ड हो रहा है, आप swallow कर रहे हैं, जब ज़्यादा नज़ला जुकाम होता है तो हम swallow भी करते हैं, बिल्कुल। तो जरूर रिमूव करता है। लेकिन अगर आप एक्सेस लेंगे तो डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे और जो कॉम्प्लिकेशन नहीं थी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, पॉजिटिव रहना है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर शहाब हमारे साथ मौजूद रहे, तरीके से बताया कि एग्जैक्टली हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा बनानी चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। ये तो होगी इम्यूनिटी, लेकिन अब मेंटल हेल्थ के वाले से बात करेंगे कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ल्यूक वार्म वाटर। हाँ, ल्यूक वार्म।
वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा के जैसे हम सभी पता है कि ज़िंदगी जो है इस वक्त हवादिस में है, लेकिन वो मल्लाह ही क्या कि जो ज़िंदगी की इस किश्ती को जो भंवर में फंसी है उसे निकाल ना सके। ये काम है उसका, और ये काम है बतौर हम इंसानों का, क्योंकि खुदा ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो जितनी हम पे परेशानियाँ आती हैं, जितनी स्ट्रेस आती है, जितनी टेंशन आती है, ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उनमें घिर जाएं और अपने आप को बिल्कुल गिव अप कर जाएं, और यार आप शुतुरमुर्ग की तरह सर अंदर डाल दें ज़मीन में, बोलें कि ऑल इज़ वेल। दूसरा तरीका ये होता है कि सर उठाएं, लड़ें उस मुश्किल से और बताएं दुनिया को कि क्यों आपको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है और क्यों आप इससे लड़के निकल सकते हैं। ऑब्वियसली ज़िंदगी में हम वो नहीं होते जो करते हैं, बल्कि हम वो होते हैं जो हम सोचते हैं। एग्जैक्टली, आप जो सोचते हैं आप फिर वही करने की सलाहियत भी रखते हैं। पॉजिटिविटी आज के इस दौर में हम कैसे रखें, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। कासिम साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताइए, केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं और वो लोग जो कि कोविड प्लस हैं वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनफैक्ट उनकी जो फैमिलीज भी हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अपनी डिप्रेशन की वजह से वीक कर देते हैं। हम पॉजिटिव कैसे रहें ताकि इम्यूनिटी सिस्टम हो? अच्छा देखिए, एक चीज़ बड़ी संजीदा है और वो ये है कि जहाँ पर हर तरह की एहतियात ज़रूरी है, उस एहतियात के साथ साथ मुस्बत रहना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन से मैंने इस पे सर्च करने शुरू की और ढूंढा, और बड़े लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस पे बात की कि जितना आप पॉजिटिव रहते हैं उतना आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। आपके जिस्म का एक एक खुलिया आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, और आपकी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं उनकी ताकत आपकी दिमाग की विल पावर पे है। अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं, अगर आप हिम्मत छोड़ देते हैं, तो आपका कद 6 फुट है, आप डंड बैठकें लगाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी काम की नहीं है। ये सब चीज़ें जो आप एहतियातें कर रहे हैं, अच्छी खुराक खा रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी अच्छा सोचना है। अच्छा सोचना हमें तरजीह अव्वल में रख के कुछ काम करने चाहिए। पहला काम ये है कि कोरोना के हवाले से अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन एक आम बंदे को चाहिए थी वो मिल चुकी है। हमें PhD कोरोना की डिग्री नहीं मिलनी। नंबर 2, हम ये जो मैसेज पहले कई लोगों को ना उनको आदत पड़ जाती है कि वो खौफो हरास फैलाने के ऑफिशियल ड्यूटी पे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं ना उम्मीदी को। हमें ऐसे मैसेजेस को अब ब्लॉक मार देनी चाहिए, ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए जिनका काम ही ना उम्मीद करना है। तीसरी बात, अगर आपको ना उम्मीदी हुई है, आप डिप्रेस हैं, तो थोड़ी देर के लिए अकेले अलहदा बैठ के सोचिए क्या आप एहतियात कर रहे हैं। पहली बात, मुकम्मल एहतियात कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, समाजी फासले बरकरार रख रहे हैं, का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना सीख लें। उम्मीद पैदा ही तब होती है जब आप अल्लाह पे छोड़ते हैं कि एक निज़ाम है अल्लाह का, वो चला रहा है। ज़िंदगी मौत का तो वैसे भी पता नहीं। अब अगर ये बहाना चल रहा है कि कोरोना है, आप ये देखिए कि जिसका इम्यून मजबूत है उसको कोरोना होता है वो ठीक हो जाता है। जो सेहत पाने की रेशो है वो डेथ की रेशो से बहुत ज़्यादा है। 97.5% जो है वो सर्वाइवल रेट है। कोरोना होने के बाद भी लोग बचते हैं, बड़ी तादाद में बच जाते हैं। बड़ी तादाद मेरा ये मानना है कि जब आप मुकम्मल एहतियात के बाद अल्लाह पे छोड़ते हैं तो आप में पॉजिटिविटी खुद ही पैदा हो जाती है। अच्छा, नंबर 4, मैंने देखा है कि वो लोग जो चैरिटी कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, अल्लाह की राह में दे रहे हैं, वो ज़्यादा पॉजिटिव है। हमारे माइंड में, ब्रेन में वो केमिकल्स तब रिलीज होते हैं जब हम खैर के काम करते हैं। लेकिन हम जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अपने लिए जीते हैं, तब हम मनफी भी हो जाते हैं। मुस्बत वो है जो सबकी सलामती की दुआ मांग रहा है। बिल्कुल। अच्छा कासिम साहब, ये आपसे पर्सनली भी सवाल पूछना चाह रहा था कि देखिए ये कोरोना आया है, दुनिया के लिए एक नया है, लेकिन वबाएँ, परेशानियाँ, मसाइब, आलाम, ये तो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें चलती हैं। अब इंसान इसको किस तरीके से लेता है? हम ऑफिस में आते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ अगर हम अपने कलीग से जेलस होना शुरू हो जाएं, और मैं मदिया से बिल्कुल भी जेलस नहीं होता, लेकिन हो सकता है मेरे बालों से जेलस हो, मेरे बाल ज़्यादा लंबे हैं। वेल ज़रूरी नहीं है, मेरे पास भी अच्छे बाल हैं,
लेकिन हो सकता है मेरे अंदर ये मनफी ट्रेंड आता रहे, हो सकता है मैं किसी और वजह से स्ट्रेस में हूँ। तो ये वाली ट्रेड्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम इसको आम जिंदगी की तरह लें और हम बजाय इसके कि अपना काम इस चीज़ में फैलाएं कि जी वो देखो उसने क्या कर दिया है, उसने मेरे लिए क्या बोल दिया, हम इसको इस तरीके से क्यों ना लें कि जी जो मुझे अल्लाह ने दिया है वो मेरे लिए बेहतरीन है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने आगे बढ़ना है। इसको फिर कोरोना वायरस से भी सिचुएशन से जोड़िएगा। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको कहीं एक चीज़ भी सीखनी है। वो सीखने वाली चीज़ ये है कि जो मेरा नसीब का पैकेज है वो मुकम्मल पैकेज है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी तब महसूस होती है जब मैं मुआजना करता हूँ और फिर गलती से मुआजना अपने उसे करता हूँ। मैं आपको ये भी एक तजुर्बे से बात बता दूँ जो मैंने क्लासरूम्स में की है। क्लास में हम लोग कहते हैं सब लोगों को कि आप अपना प्रॉब्लम जो एक रियल लाइफ मसला आज चल रहा है उसको एक पेज पे लिख के उसको ऐसे प्रेस करके रख दें, और रखने के बाद जब सब इकट्ठे हो जाते हैं हम सबको डिस्प्ले पे लगाते हैं दीवार पे और कहते हैं कि आप चाहें तो किसी और का प्रॉब्लम ले सकते हैं। मज़े की बात है 70-80 की क्लास में सब अपने अपने मसले दोबारा उठा के बैठ जाते हैं, कोई किसी का प्रॉब्लम लेना नहीं चाहता। हम जिंदगी के प्रॉब्लम्स से एक दूसरे को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि इसके पास गाड़ी बड़ी है, इसकी सीट बड़ी है, इसके पास पैसे ज़्यादा हैं। हम जब भी अपने ऊपर से मुआवजना करेंगे, बड़ों से मुआवजना करेंगे, अपने से ज़्यादा इख्तियार वालों से मुआवजना करेंगे, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जब भी आप अपने से नीचे देखेंगे आप देखेंगे अल्लाह का कितना करम है मेरे पे, कितनी मेहरबानी है मेरे पे, कितना फजल है मेरे पे। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा सोर्स ग्रेटिट्यूड है। जितना शुक्रगुजार आप होते हैं उतने ज्यादा मुस्बत रहते हैं, जितने शुक्रगुजार आप होते हैं उतने स्पिरिचुअल बनते हैं, उतना आप हम्बल होते हैं। अच्छा, एक तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो इस क्वारंटीन में हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, वो पॉजिटिव कैसे रहें। दूसरा, एक मैं सोसाइटी की बिहेवियर के बारे से पूछना चाहूंगी, हमने इसको स्टिग्मा क्यों बना दिया है? लोग इसको डिस्कस करने से डरते क्यों हैं? लोग छुपाते क्यों हैं कि अगर उनको कोरोना हो या किसी और को अगर कोरोना हो या कोविड-19 आ जाए तो लोग उससे बुरा वर्ड है लेकिन ऐसा है कि लोग घिन क्यों खाने लग जाते हैं? शाह साहब, ऐसा क्यों बिहेवियर है हमारे अंदर? अच्छा देखिए, ये समाज में बहुत पहले से है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम अपाहज को समझते हैं अल्लाह नाउज़ बिल्ला शायद उसका कोई कसूर था, बीमार को समझते हैं पता नहीं गुनाहगार था, किसी के साथ कोई हादसा होता है तो कहते हैं पता नहीं कितना ख़राब था, और ये मिजाज पाया जाता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि समाज में जजमेंटल लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जिस समाज में सोशियोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी सोसाइटी में अगर जजमेंटल लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर अपनी इस्लाह करने वाले कम हो जाते हैं। ये मिजाज दूसरों को ठीक करने के लिए तो है, दूसरों पे फतवे लगाने के लिए तो है, दूसरों की गलती की निशानदही करने के लिए है, दूसरों की खामियां देखने वाला मिजाज तो कॉमन है। अपनी इस्लाह करनी है। समाज, अच्छा समाज, हेल्दी समाज या दीन जिस समाज की बात करता है वो उस समाज की बात करता है जिस समाज में ऐसे अफराद ज़्यादा हैं जो अपनी गलती दुरुस्त करना चाहते हैं, जो अपनी गलती को एडमिट करते हैं, जो आई एम सॉरी कहते हैं, जो थैंक यू कहते हैं, जो एडमिट करते हैं कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जिस समाज में डिठाई इतनी ज़्यादा हो, ये डिठाई कि जी मैं ठीक हूँ सारे गलत हैं, उस समाज में फिर इस्लाह बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही बात की कि जी ये जो ढिठाई आ जाती है, फिर दूसरा शुक्रगुजारी हमारे अंदर नहीं है, वो बहुत बड़ा कौन आपके सवाल पूछ लेंगे। कासिम साहब, ये बताइएगा, बहुत से लोग इस वक्त ऑब्वियसली क्वारंटीन में हैं, कुछ क्वारंटीन सेंटर्स में, कुछ घर में आइसोलेट हुए हुए हैं, अकेले रह के भी आप बंदा 5 दिन भी अकेले रह लाए तो उसको अपने घर की दीवार से नफरत होने लगती है, अपने इर्द गिर्द से जो है वो खार आने लगती है। ऐसे लोग क्या करें, अपना टाइम कैसे सर्व करें, कौन सी पॉजिटिव चीज़ों में जो है वो इन्वेस्ट करें? अच्छा देखिए, अगर किसी को भी अपने साथ रहते हुए बड़ी कोफत होती है तो उसे सोचना चाहिए कि जिनके साथ वो रह रहा था वो कितनी कोफत में होंगे कितने अरसे से। आज अपने साथ रहना पड़ गया तो कितना मुश्किल हो गया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, गौर व खौज करना चाहिए। जब ये सारा लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की उन लोगों की ज़िंदगियों पे जिन्हें जेलें काटनी पड़ी। नेल्सन मंडेला, मैंने सारा लिटरेचर निकाल के, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज थी, जो कुछ यूट्यूब पे पढ़ा था, सारा निकाला, नोट्स बनाए, और मुझे पता लगा कि दुनिया के सारे बड़े लोग, उनमें एक बहुत बड़ी खूबी होती है, वो आने वाली अचानक तब्दीली को कबूल कर लेते हैं।
वो बिल्कुल। एडमिट कर लेते हैं कि अब तो मुझे इसके साथ ही जीना है। हाँ। और इस साथ जीने के वो अगला काम करते हैं, अपनी रूटीन सेट करते हैं, एक्टिविटीज बनाते हैं, डिसिप्लिन पैदा करते हैं, क्योंकि जब आप मुकम्मल आज़ाद होते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन खराब होता है। बिल्कुल, और मैं ये आपको हमें बता दूं, अपने आप सेहतमंद लाइफ को रहने वैसे के भी लिए, डिसिप्लिन ज़हनी करना सेहत पड़ेगा। के लिए वक्त हमारे पास बहुत कम है। जी कासिम अली शाह साहब, और बड़ा मजा है इनसे बात करके, खुद भी काफी ज़रा पॉजिटिव फील करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। बाखबर सवेरा में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक से कबल हमने इतनी पॉजिटिव बातें की हैं, यानी कि लुब्बे लुबाब यह है मदिया कि अगर ये ग्लास है तो आपको अब अपनी ज़िंदगी का ज़ाविया ऐसे करना है कि ये आधा भरा है, आधा खाली नहीं है। हाँ बिल्कुल, आधा भरा। उन्होंने एक और बात बड़ी ज़बरदस्त की, हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद थे, कि इतनी हमने रिसर्च कर ली हुई है कोरोना पे कि बस अब ज़रा आप सब्र कर लें, हमने कोई डिग्री इसमें नहीं लेनी, तो ज़रा कम इसके बारे में सोचें। ये ज़रूर सोचें कि आपने अपनी इम्यूनिटी अच्छी कैसी करनी है। और एक और चीज़, ग्रैटिट्यूड, ये ज़रूर होना चाहिए। साथ में हमें पॉजिटिव रहना है, मतलब हर वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और नेगेटिव कम सोचें। वो कहते हैं ना, वो एक दूसरे से जो बुक्स और जो खुन्नस होती है वो जितनी कम से कम रखी जाए, बहुत से लोगों को वो समझाना बेहतर पड़ेगा, होगी। ये बहुत से लोगों को समझाना पड़ेगा। और एक और बात, जी। खुदा के वास्ते हर चीज़ चिकन पे मत डाल दिया करें। हम Yes. एहतजाज कर रही हैं कि पहले हाँ। बर्ड फ्लू डाल देते हैं, अब कोरोना भी हम पे डाल दिया है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है। इस पे आगे चल के भी हम बात करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बात करेंगे हम आगे जाके कि जी चिकन खाने से कोरोना नहीं होगा और चिकन को कोरोना नहीं हुआ, ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन पहले होगी टॉप स्टोरीज। तो हम कोरोना से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ये दुनिया उस वैक्सीन से कितनी दूर है, कितनी करीब है, ताकि कुछ आसरा हो सके लोगों का। लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और इसी चक्कर में बहुत सारी दवाएं भी मार्केट में आ रही हैं। कोई कह रहा है क्लोरोक्विन ले ले, कोई कह रहा है इंजेक्शन ले ले। बट मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना के इलाज के लिए जो वैक्सीन है, तैयारी उसकी जारी है, ट्रायल्स जारी है। मुमकिन तौर पर बरतानिया वैक्सीन मुतारिफ कराने वाला पहला मुल्क बन सकता है। बिल्कुल जी, और अगस्त तक वैक्सीन इनहेलर की सूरत में मुतारिफ कराई जा सकती है। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन को 80% इस बात का यकीन है कि वैक्सीन का जो ट्रायल है वो कामयाब होगा। चीन में भी सबसे ज़्यादा 5 वैक्सीन इंसानी आजमाइश के दूसरे मरहले में अब दाखिल हो चुकी हैं। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी और अमेरिका समेत जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुए कोरोना वायरस की वजह से, दीगर ममालिक में भी इस वैक्सीन की तैयारी जारी है। और माहिरीन की जानिब से अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रवां साल के आखिर तक वैक्सीन जो है वो हंगामी इस्तेमाल के तौर पे भी दस्तयाब होगी। एब्सोल्युटली। तो अब इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस अहम मामले के हवाले से बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि ये जो वैक्सीन से मुतालिक जो खबरें हैं, अगस्त तक इसका दावा किया जा रहा है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, लेकिन वैक्सीन के बारे में ये कह सकता हूँ कि इस वक्त 100 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं और इसमें 12 से 18 महीने लगेंगे वैक्सीन के आने में। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ये वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल है। आमतौर पे 5 से 10 साल लगते हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट के अंदर। ये जो है ये इसमें इमरजेंसी के तौर पे इसको कंडेंस किया जा रहा है पूरे के पूरे एफर्ट को, और इसमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक या जून तक ये वैक्सीन कुछ कंपनियां लाने में कामयाब हो जाएं। ये 3 फेजेस से गुजरते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां, जैसे आपने फरमाया चाइनीज़ कंपनी जो है कुछ 4-5 वैक्सीन्स, 4-5 कंपनियां चाइनीज़ कंपनी डेवलप कर रही हैं, जर्मन है, यूएस है और यूरोप की और भी कंपनियां हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगले 5-6-8 महीने तक ज़रा मुश्किल है कि कोई वैक्सीन आए, और ज़रूरी नहीं है कि जो वैक्सीन आए वो कामयाब भी हो, क्योंकि हर वैक्सीन कामयाब नहीं होती। अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाई जाती हैं, अलग अलग मैकेनिज्म के बुनियाद पे बेस्ड होती हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की वैक्सीन वाकई इफेक्टिव है और कौन सी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, क्योंकि जब कोई वैक्सीन तैयार की जाती है, जब कोई मेडिसिन तैयार की जाती है, तो उसके लिए जो टाइम मांगा जाता है वो 2 चीज़ों के लिए मांगा जाता है। एक उसकी ट्रायल पे, और फिर दूसरे में ये मॉनिटर किया जाता है कि कहीं उस वैक्सीन के कोई रिएक्शन या रिपोर्शंस आने वाले महीनों में ना देखे जा सकें। लेकिन अभी जो वैक्सीन जो बरतानिया
मुतारफ कराने जा रहा है वो इनहेलर का है, तो ये कितनी मददगार साबित हो सकती है? और खुदा ना खास्ता कोई ऐसे चांसेस तो नहीं है कि कोई इसके नेगेटिव कोई रिपोर्शंस आए, या फिर बिल्कुल जैसे एस्थमा के मरीज जो इस्तेमाल करते हैं वेंटोलिन? जी, वैक्सीन नॉर्मली इनहेलर के तौर पे नहीं दी जाती, लेकिन ये दी जा सकती हैं जैसे कि इन्होंने कहा। और इसके अगर वो वैक्सीन ये लेकर आते हैं और इनहेलर की, तो वो तीनों फेजेस से गुजरना पड़ेगा ट्रायल्स के, और FDA अप्रूवल चाहिए होगा, और FDA अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वो यकीनन सेफ होगी और उसको कोई ख़तरा नहीं होगा इस्तेमाल करने में। लेकिन ज़्यादातर जो वैक्सीन हैं वो इनहेलर के तौर पे नहीं आ रही, बल्कि नॉर्मल जिस तरह वैक्सीनेशन होती है उसी तरीके से आ रही हैं कि इंजेक्शन के ज़रिए आपको वैक्सीन दी जाती है। और डॉक्टर साहब, ये इसी से जुड़ा ये सवाल भी कि कितनी अफादियत होगी अगर ये इनहेलर की सूरत में आता है? बिकॉज इंजेक्शन ऑब्वियसली द फ्लूइड गोस इनटू द ब्लड और फिर वो पूरा सर्कुलेट करता है। इनहेलर जो है वो स्प्रेस आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जो है फिर वो जाएगा और उसके लिए वो एक्ट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगता है? आप रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर भी लेंगे तो लंग्स का जो है एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के अंदर, उनका खून के साथ बहुत करीबी ताल्लुक होता है, उसके साथ ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स से ये पूरे जिस्म में फैल जाता है खून। तो कोई जो दवाई लेंगे उसका मकसद ये नहीं होगा कि सिर्फ लंग्स ही के पर असर पड़े, बल्कि पूरे जिस्म के अंदर वो फैलेगी और उसका इम्पैक्ट जो होगा सारे जिस्म के ऊपर होगा। इस वजह से मेरे नज़रिए में तो डायरेक्ट इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनहेलर में आसानी ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव वही होगी वैक्सीन जो स्टैंडर्ड तरीके से दी जाती है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अंसा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी वो फौरी तौर पे कोई वैक्सीन आते हुए नहीं देख रहे, लेकिन ये है कि 5 और 6 माह के दरमियान जो है ये वैक्सीन आने में टाइम लगेगा, और वैक्सीन इतनी जल्दी मार्केट में इंट्रोड्यूस में नहीं कराई जा सकती। उनकी पहले इनकी ट्रायल बेसिस होती है, ट्रायल के बाद फिर उसके रिजल्ट देखे जाते हैं और उन रिजल्ट को मॉनिटर किया जाता है कि कहीं ऐसा ना कि इन द लॉन्गर रन वो आपके किसी ना किसी ऑर्गन को जो है वो डैमेज तो नहीं करे। तो ये तमाम तर चीज़ें उस ट्रायल की जो वैक्सीन की ट्रायल का हिस्सा होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ज़रा आजकल आपको मालूम है कि एक अमरीकी खातून का नाम सिंथिया है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं पर लगाया इल्ज़ाम। तो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने अमरीकी खातून सिंथिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया और कहा है कि कोरोना और पेट्रोल एक बड़ा इशू है, मगर नॉन इशू सिंथिया पर बात की जाती है। अमरीकी खातून है सिंथिया रिचर्ड, एक सियासी जमात पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं, दीगर लोगों को धमकियां दे रही हैं। सिंथिया को आज न रोका गया, झूठा साबित नहीं किया गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। खातून के जरिए जो बुनियादी इश्यूज हैं उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए काम किया जा रहा है। जो एक नॉन इशू है उसको इशू बनाया जा रहा है। बहुत खतरनाक बात है कि खातून इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ इंतहाई संगीन किस्म के बेबुनियाद इल्जामात इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप पर एक जमात पे लगा रही है, दूसरों को थ्रेट कर रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह एक खातून आकर बेबुनियाद इल्जामात के जरिए तजलील का निशाना बनाए, तो ये तमाम मुल्की इदारों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत एक सोचने का वक्त है कि ये कहीं रुकेगा नहीं सिलसिला। ये पाकिस्तान से चली गई तो मुझे नहीं पता ये किस किस के नाम लेगी और किस किस के ऊपर इल्जाम लगाएगी। ये बात तय कर लेनी चाहिए कि ये खातून झूठ बोल रही हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। अगर हमने आज इसको रोकने की कोशिश नहीं की, इसको झूठा साबित नहीं किया, इसकी गलत कार जो हरकतें हैं उस पर हमने नजर नहीं रखी अपनी, तो मैं समझता हूँ कि कल ये मुल्क के किसी इदारे को भी नहीं बख्शेंगे। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। मामून खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि माजी में गैर मुल्कियों का मुल्क में आना जाना लगा रहता था। ये अमरीकी खातून जो हैं सिंथिया रिचर्ड, अगर ब्लॉगर हैं उन्हें वीज़ा कैसे मिला? सिंथिया ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इनके खिलाफ दरख्वास्त मौसूल हुई है। बिल्कुल, और दोनों जानिब से दरख्वास्तें आई हैं और तहकीकात होनी चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अभी पाकिस्तान में मुख्तलिफ फॉरेनर्स की इन्फिल्ट्रेशन रही है। ये जो खातून जो कोई भी है, इसकी तरफ से कुछ इल्ज़ामात आए, फिर इनके ऊपर एक कंप्लेंट आई, फिर इनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई, और फिर उसके बाद एक ऑल ऑफ सडन एक बहुत ही सीरियस किस्म का इल्ज़ाम इनकी तरफ से कुछ सीनियर लोगों के ऊपर लगाया गया। तो मेरा ख्याल है एक तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा। एक इनकी तरफ से एक दरख्वास्त आई हुई है FIA को, पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान को लोगों के ख़िलाफ़, और एक पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से दरख्वास्त आई हुई जो मेरे नॉलेज में है FIA की लोगों, दोनों को देखा जा रहा है। वीज़ा बीच में काफ़ी मुश्किल हो गया था फॉरेनर्स के लिए,
स्पेशली आप ख़ुद जानते हैं जर्नलिस्ट वीज़ा तो बहुत मुश्किल था। अब अगर ये ब्लॉगर वगैरह थी तो उनका वीज़ा कैसे लगता। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात की तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। जो इनके वीज़ा रिन्यूअल्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे कि कैसे वीज़ा रिन्यूअल्स होते रहे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज से 16 दिन पहले कराची में जो एक हौलनाक हादसा पेश आया, जिसमें PIA का प्लेन क्रैश हुआ और इसके नतीजे में 98 अफराद जाँ बहक हुए। वो 97 जो इसमें से ऐसे मुसाफिर थे कॉकपिट के अमले समेत जो कि अपने घरों को ईद मनाने के लिए आ रहे थे। तो इस हादसे के शिकार तैयारी का जो कॉकपिट था और जो लैंडिंग गियर था उसको भारी मशीनी की मदद से छत से उतार दिया गया है और कंक्रीट तले दबे पार्ट्स को निकालने के लिए क्रेन और जो भारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब जो तैयारे के दोनों जो पुर्जे हैं कराची एयरपोर्ट पे मुंतकिल कर दिए गए हैं। मकान के जो हेड टैंक के नीचे दबे तैयारे के इंजन को आज उतारा जाएगा। निकालने के लिए इस इंजन को पाक फिजाइया की हाइड्रोलिक क्रेन भी अब मंगवा ली गई है। तो कौमी एयरलाइन में इस्लाहात और तंजीम नौ की बात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में CEO PIA ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। बिल्कुल जी, और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार है। सरकारी इदारों में अरबों के माहाना नुकसान का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इजलास में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा, CEO PIA अरशद मलिक शरीक हुए। तो मदिया, चिकन से आपको क्या क्या चीज़ें जहन में आती हैं? चिकन से मुझे ड्रम स्टिक जहन में आते हैं, चिकन से मुझे अच्छी चिकन बिरयानी जहन में आती है, चिकन पॉपर जहन में आते हैं। लेकिन आजकल मैं लोगों से जब चिकन की बात करती हूँ तो पता नहीं लोगों को कोरोना याद आता है। चिकन कोरोना याद आता है। इस पे हम बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और जैसे हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि आजकल काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैसल गर्दिश कर रही हैं कि जो चिकन की जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और साधारण लोग ये भी कह रहे थे कि जी इसलिए कि चिकन को कोरोना है और चिकन ना खाएं, चिकन ना खरीदें। तो लोग हो गए परेशान कि भी हमें तो डॉक्टरों ने बोला कि बाज़ाब्ता तस्वीरी सबूत दिए गए कि देखें जी ये नोटिस जारी हुआ है और उन्होंने बता दिया कि चिकन में कोरोना, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, ये बिल्कुल अफवाह थी। तो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गी में कोरोना वायरस की अफवाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया है। और एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क के किसी भी हिस्से में मुर्गी की मसनूआत में कोई कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। दैट्स अ गुड न्यूज़। जब सरकारी सतह की बात की जाए तो प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया जा चुका है। हुकाम के मुताबिक पोल्ट्री ज़राअत पर मबनी सनत के सबसे मुनज़्ज़म शोबों में से एक है। ये शोबा गोश्त की मजमूई खपत में 40% हिस्सा डालता है और हज़ारों लोगों के लिए ये रोज़गार और आमदनी के मौके पैदा करता है। तो इसी पर हम बात करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं नायब चेयरमैन नॉर्थ रीजन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद फरगाम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये बताइएगा, लोगों में ये जो तशवीश पाई जा रही है कि जी मुर्गी का गोश्त जो है उसमें कोरोना हो गया है तो आप ये ना खाएं, कैसे इस अभाम को दूर करेंगे? कितनी सच्चाई है इसमें? हमारी ये कौम की मजमूई तौर पे बदकिस्मती है कि बाज़ दफ़ा देखें, इसमें जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन 15 लाख बंदों का रोज़गार है और हाइजेनिक बहुत अच्छा चिकन जो है, मीट जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जब भी रेट्स थोड़े से अबव कॉस्ट जाते हैं तो एक क्लास है, पता नहीं अल्लाह ताला उनका भला करे, वो सोशल मीडिया पे इस तरह की बेबुनियाद बातें वो फैलाना शुरू कर देते हैं। और हमारे जो जिस तरह के हमारे ममालिक हैं इनमें बदकिस्मती ये है कि हम सोशल मीडिया की ख़बरों को मनो हम ठीक समझते हैं, जिसमें सर्वे भी है कि 85 से 45% जो ख़बरें हैं वो गलत होती हैं। और अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन आज से 4 दिन पहले ये खबर आई वो तकरीबन 3-4 बजे और पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड किया इसने, हर बंदा सोशल मीडिया पे इसको बता रहा था, फेंक रहा था। उसके बाद 9 बजे फूड सिक्योरिटी वालों ने, हेल्थ वालों ने, सभी ने इसके नेगेट किया और ये बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो फेक है, हमारा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर्स तो पूरी दुनिया में
अगर आप की इम्यूनिटी बेहतर होगी तो आप कोरोना या किसी बीमारी के खिलाफ बेहतर फाइट कर सकते हैं। और उसमें जो अंडा और दूध, मछली और मुर्गी का गोश्त है, सबसे बेहतर जो है वो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करता है। और इंतहाई ये जूद अज़म है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि हमें अंडा, मुर्गी, दूध और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फरगान साहब, अभी हमारे न्यूट्रिशन से भी बात हो रही थी और उन्होंने बोला कि जी मछली और अंडा और चिकन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने इस वक्त ज़रूरी भी हैं। लोग डॉक्टर्स बाबत यखनियों का भी कह रहे हैं ताकि हमारे में इम्यूनिटी आ सके, ताकत आ सके। क्यों ऐसा हुआ कि बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की ऐसी को लगी कोई कैंपेन है कि प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जो कि जाली नोटिफिकेशन है इतना बड़ा वो जारी किया गया, फिर वो सर्कुलेट होने लग गया, फिर कुछ चैनल्स ने भी उसको नशर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि पीछे कौन से ऐसे हाथ हैं और कौन सी सनत है जो इससे फ़ायदा उठा सकती है? एक तो लाहौर के वकील है, वो उनकी वो फेसबुक पे मुसलसल वो परसों तक वो आ रहे थे यही मैसेजेस। हमने उनको साइबर क्राइम पे, और एक तो बंदे और हैं, हमने उन्हें साइबर क्राइम में यहाँ पे FIA पे एप्लीकेशन दे दी है बाकायदा। और इंशाल्लाह ताला वो जल्द कानून के कटहरे में होंगे और कैफरे करतार तक पहुँचेंगे। और उन्होंने वो माजरतनामा भी लगाया उस वकील ने अपना, कि मैं माजरत करता हूँ, मुझसे ये गलती हुई है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इंडस्ट्री को और या पूरी कौम की या पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना डेंट पड़ सकता है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या वैसे कोई चांसेस भी होते हैं? हम तो डे वन से यही देख रहे हैं और यही तहकीक सामने आ रही है कि जो जानवर हैं, जो चरिंद और परिंद हैं, वो कोरोना वायरस की लपेट में ऐसे नहीं आ रहे। तो क्या मुर्गी में क्या कोई ऐसा चांस था कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया? असल में ये होता है कि जितने भी परिंदे हैं या जितने भी जानवर हैं, उनकी अपनी बीमारियां हैं, और जो इंसान है इसकी अपनी बीमारी है। और कोई ऐसी साइंटिफिक बात नहीं है कि जो परिंदों की बीमारियां वो इंसान में मुंतकिल हो और इंसान की बीमारियां परिंदों में मुंतकिल हो। ये ऐसी आपको रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा कि परिंदों की बीमारियां जो है वो इंसान में आई और इंसान की बीमारियां परिंदों में आई हों। सही। अच्छा फरगान साहब, ये भी बता दीजिएगा आप कि क्योंकि ये कोरोना वायरस के पेश नज़र हर शोबे में ही ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जो काम ऑब्वियसली चल रहे हैं। तो ये जो मुर्गी की सनत है, पोल्ट्री से लेके इसकी ज़िबा होने तक, स्लॉटर हाउसेस तक, और उसके बाद इसकी बाकी सारी चीज़ों, पैकिंग और उसके बाद सारी तरसील तक, तो उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, थोड़ी तसल्ली हो जाए? असल में थोड़ा सा बाज़ दफ़ा दोस्तों का ख्याल होता है कि 40 दिन में मुर्गी किस तरह ये तैयार हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। एक तो इसका जेनेटिक पोटेंशियल है, दूसरा प्रॉपर इसको एनवायरनमेंट दिया जाता है जो डे फर्स्ट से 40 दिन तक चूजे को चाहिए, मुर्गी को चाहिए, और उसके बाद तीसरा बैलेंस फीड है। आपने देखा होगा कि हमारी जो यहाँ पे लोकल गाय है वो तकरीबन 5 से 6 लीटर दूध देती है, और ऑस्ट्रेलियन गाय 40 लीटर दूध देती है इसी खुराक के। यही उसका 40 लीटर दूध देना जेनेटिक पोटेंशियल है, यही मुर्गी का जेनेटिक पोटेंशियल है। आप इसके गोश्त को लैब में भेजें, किसी जगह पे जाएं, वो 23% इसमें प्रोटीन है, और जो आपका मटन है उसमें भी 23% प्रोटीन है। और फरमान साहब, हमने फिर भी देखा है कि एक जो देसी मुर्गी होती है, उस जो देसी चूजा होता है, उसके इतने बड़े मुर्गा बनने में या बड़ी मुर्गी बनने में उतने जो टाइम दरकार होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन जो पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां हैं वो वाकई 40 दिन में एक बड़े मजीद अच्छी हट्टी कट्टी मुर्गी बन जाती है। ये इसका जेनेटिक पोटेंशियल है। ये इन्होंने साइंटिस्ट ने, आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा जो चूजे आप निकालते हैं देसी मुर्गी के, वो कुछ चूजे वो तकरीबन 1 पाव के होंगे, कुछ चूजे जो आधा किलो के होंगे। अगर आप आधा किलो के या जिनकी ग्रोथ बेहतर हो रही है उनको दोबारा इनब्रीड करवाएं तो वो आपको ऐसा 2-3 साल सही। लेकिन बिल्कुल जो असल मुद्दा था वो यही था कि जिस पे आपने भी क्लैरिफाई किया कि जी चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली वाइट मीट हो या चिकन हो वो क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो ऐसे किसी अफवाह पे ना जाएं, अच्छी तरह पकाएं, साफ़ सुथरा करके खाएं और सेहतमंद हो जाएं। खैर, एक और बहुत अहम मामला स्टील मिल्स का। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील केस की आज होने वाली समाअत मौखर की है। चीफ जस्टिस के बेंच को मजमूई तौर पर 2 मुकदमात की समाअत मौखर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बज़ेर नोटिस वकला और फरीक़ैन को आगाह भी कर दिया है। मौखर करने की वजह लेकिन नहीं बताई गई। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद पे जो मुकदमे की समाअत थी, आपको याद होगा कि आज मुकर्रर थी, लेकिन
ये जो समाअत थी ये अब मौखर कर दी गई है नामालूम वजूहात की बिना पर। सिंध हुकूमत की जानिब से भी एक अहम ऐलान सामने आया है। सूबाई वज़ीर तालीम गनी साहब भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत स्टील मिल्स चला सकती है और किसी भी मुलाजिम को बर्खास्त करने के हक हैं। उन्होंने कहा कि स्टील मिल्स की 19,000 एकड़ ज़मीन की मालिक हुकूमत सिंध है और अगर वफाकी हुकूमत ने CCI की मंजूरी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला किया तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जो लोग स्टील मिल से निकालने की कोशिश की जा रही है, हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि पीपल्स पार्टी उन तमाम 9,500 ख़ानदानों के साथ खड़े होकर अमली तौर पर इसकी मज़ाहमत करेगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्टील मिल को चलाने के लिए आज भी तैयार है। लाइबिलिटीज़ फेडरल गवर्नमेंट ले ले, स्टील मिल हमें दे दे, हम चलाने के लिए तैयार है। बजाय ये किसी अपने ATM को ये दें और एक नई कंट्रोवर्सीज पैदा हो, बेहतर तरीका ये है कि ये मिल हुकूमत के पास ही रहे। अगर वफाकी हुकूमत नहीं करना चाहती तो सूबाई हुकूमत के पास रहे और ये हुकूमत उसको चलाए। तो पीपल्स पार्टी और सईद गनी का एक क्लेम है कि जी हमें दे दें, हम चला के दिखाते हैं। इस मामले पर बात करेंगे। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमें बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल से मुलाजमीन फारिग करने का जो फ़ैसला किया है, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इसको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इसको मुस्तरद करती है इस कदम को और भरपूर मजम्मत करते हैं हम इस इक़दाम की जो कि मरकज़ी हुकूमत ने तकरीबन हज़ारों मुलाजमीन को निकालने का फ़ैसला किया है। और हम अपने इस घड़ी में अपने मज़दूर भाइयों के साथ मुकम्मल तौर पर यकजहती दिखाते हैं और उनके साथ खड़े हैं और हर उस जद्दोजहद में उनके साथ होंगे जो कि उनको इस कदम से अगर उनको नौकरियों से निकाला गया तो। मैं इस मौके पर वफाकी वज़ीर असद उमर साहब को भी याद दिलाना चाहता हूँ और वो क्लिप्स भी उन्होंने भी देखे होंगे और पाकिस्तान के अवाम ने भी देखें कि उन्होंने किस तरह वायदे किए थे उनके साथ और आज उनके साथ क्या हशर किया जा रहा है मज़दूरों के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं करने देगी और हम मज़दूरों की इस जद्दोजहद में। अच्छा इम्तियाज़ साहब ये कहिएगा, जैसे सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने कहा है कि हुकूमत अगर स्टील मिल्स हुकूमत सिंध को दे दे तो हुकूमत सिंध जो है ये स्टील मिल्स चला लेगी। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? अभी सिंध हुकूमत को तो तालीम के हवाले से बहुत बड़ा मसला दरपेश है और सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे सेहत का बहुत बड़ा मसला दरपेश है, तो इतनी बड़ी स्टील मिल्स को चलाना कैसे मुमकिन हो पाएगा? लाजमी तौर पे हम मज़दूरों के साथ हैं और मज़दूरों के ख़िलाफ़ कोई भी बात होगी तो हम किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार हैं। और अगर उनको मरकज़ी हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर स्टील मिलें या इस तरह के इदारे नहीं चला सकती तो हमसे मुशावरत कर ले और हम उसमें स्टेक होल्डर हैं क्योंकि उनकी ज़मीन जो है वो सिंध हुकूमत की ज़मीन है, तो इसलिए हमसे मुशावरत कर ले तो शायद हो सकता है हम उसको बेहतर कोई मशवरा दे दें और उसको साथ चलाने का भी हम कोशिश हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है और उसको कहा जा रहा है कि नेशनलाइज कर लें या जो भी सिचुएशन बने। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्टील मिल्स की निचकारी की मुखालफत वफाक की वजह से की गई है या पीपल्स पार्टी मुल्क में निचकारी की जो है वो मुकम्मल खिलाफ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा मज़दूरों और हारियों के साथ खड़ी रहती है, मेहनत कशों के साथ खड़ी रहती है। हम हर उस इक़दाम की, हर उस निचकारी की मुखालफत करेंगे जिसमें हज़ारों लोग बेरोज़गार हों। हम ये चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर भी है कि मज़दूरों की रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और इस सिलसिले में कोई इस तरह की पॉलिसी अपनाई जाए जिसमें उनका रोज़गार भी बहाल रहे और ये मिलें भी चलती रहें। सही बहुत। हमारे साथ सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद थे और वो मुसलसल ये बात कर रहे थे कि जी ये हमें दे दें और हम उसको चला लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क जो कि हुकूमत सिंध के सामने ऑलरेडी पड़ा है वो है सेहत का। अभी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि एडवोकेट अरशद अली चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर, अदालत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दे। इस्तदा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर कानूनी है। साथ ही दरखास्त का मतन क्या है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ जो रेफरेंस में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। रेफरेंस में ये भी, दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने
और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से कबल के इल्जामात पर कैसे रेफरेंस दायर किया जा सकता है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के असूल वाजे हो चुके हैं और जस्टिस काजी फाइस्ता के खिलाफ जो रेफरेंस है ये बदनीति पर मबनी है और जज के खिलाफ रेफरेंस का मुआद वज़ीर-ए-आज़म और सदर को पेश करने से पहले इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जी ठीक है हसन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत ही अहम मामला, और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम आपको अपडेट देते चलें, कराची के इलाके लियारी में खड्डा मार्केट में जो 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हुई थी और उसके साथ 2 मंजिला इमारत में साथ में मुनहदिम हो गई थी, तो मलबे से अब जिन लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं उनकी तादाद 11 हो गई है। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखें लियारी खड्डा मार्केट रिहायशी इमारत गिरने के बाद ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब से कुछ ही देर कबल एक मर्द और एक खातून की लाशें निकाली गई हैं, जिनकी शनाख्त, एक की नाम शहजाद जबकि खातून की शनाख्त मेमुना सईद के नाम से हुई है। हादसे में कल से लेकर अब तक तकरीबन 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और रेस्क्यू अमल मुसलसल जारी है। डीजी रेंजर्स की जानिब से भी कुछ देर कबल यहाँ का जायजा लिया गया था। रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो रेस्क्यू इदारे वो मुसलसल यहाँ काम करने में मसरूफ हैं। एक जानिब मलबा हटाया जा रहा है तो दूसरी जानिब रेस्क्यू का अमल भी जारी है। जी सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नज़ीर शाह में अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरीज शामिल करेंगे शो में। हमारे साथ रहिए। एक हम उस फल की बात करते हैं जिसने एंट्री मारी है गर्मियों के इस मौसम में। आपको मालूम है लाहौर में तो आज से वैसे भी 5 दिनों की जो हीट वेव है ये भी आने वाली है। गर्मी कराची में ऑलरेडी बहुत है, तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है फालसा। फालसे के बड़े फ़वाइद आपको दिखाते हैं। सो हमारे पास अब फालसा आ गया है, जामुन भी आने वाला है, आम भी मौजूद है, तरबूज भी जो है वो मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी दिनों से दस्तयाब है और गर्मी की शिद्दत कम करने में इन तमाम तर फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। ऐसे ही हमारा एटीट्यूड, हमारी पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। हम जिंदगी में किसी भी मसले में फंसे हों, किसी भी बीमारी में फंसे हों, हमारी जो पॉजिटिविटी है ये हमारे अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर ऐड कर देती है, हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी बूस्ट कर देती है फलों से भी ज़्यादा, कि चाहे जो मर्जी बीमारी हो हम उससे निकल आते हैं। लेकिन ज़रूरी यही है कि जो आप पॉजिटिविटी आपके अंदर फील कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और इसी हवाले से, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस दुनिया में हमने देखा है कि किस तरीके से फैला हुआ है और आए दिन लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से लोग जो हैं वो कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये सिलसिला रहेगा। लेकिन हमने पॉजिटिव कैसे रहना है, और अब तो बिल्कुल वैसा लग रहा है कि हर इंसान को होगा। कुछ लोगों के माइल्ड सिम्टम्स होंगे, कुछ लोगों के शदीद सिम्टम्स होंगे। सो अभी हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो एंकर पर्सन भी हैं, वीचे भी हैं। शहजाद उनका नाम है और शहजाद को क्योंकि कोविड-19 पॉजिटिव हैं, लेकिन शहजाद की बेस्ट चीज़ ये है कि ही इज़ बीन वेरी पॉजिटिव और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो लोग जिनको कोविड-19 है और जिनको कोविड-19 नहीं है वो बड़ी पॉजिटिविटी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले बताएं तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, और मैं आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हूँ, चौकस हूँ और टनाटन हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग जो मुझे पहले से जानते हैं या आपके प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, उनके लिए भी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपके ऊपर भी सलामती रखे। और अगर खुदा न ख्वास्ता आप किसी भी मसले में या परेशानी में इन्वॉल्व हैं, यहाँ से आपने काम लेने और तगड़े रहना है, सबने शेर बनना है, शेर। ओके, तो आपने एक तो कहा शेर और दूसरा टनाटन, तो इसी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हाउ पॉजिटिव एंड हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। हम चाहते हैं कि उन लोगों को आप ये बताएं कि ऑब्वियसली आप किन सिम्टम्स के थ्रू गुजरे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस्म का बिल्कुल दर्द में आ जाना और आपका जो डायफ्राम है उसमें तकलीफ़ होना, आपकी रिब केज है उसमें तकलीफ़ होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप किन सिम्टम से गुजरे और जब गुजर रहे थे तो जहन में क्या था आपके? यार फैसल भाई, आपको बड़ी ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि जब मुझे बुखार हुआ तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का बड़ा खौफ था कि मुझे वालिदैन से बड़ी डांट पड़ेगी। बड़ा मना किया उन्होंने कि एहतियात करो। लेकिन जब एक चीज हो जाती है जिसको अब आप जिस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते, जैसे कि कोरोना वायरस है, तो आप उस चीज को देखने का नजरिया चेंज करते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी है। तो जब मुझे बुखार होना शुरू हो गया, जब मुझे इतना पेन था मेरे शोल्डर्स में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाजू टूट गए हैं खुदा न ख्वास्ता, तो मैं एक बाजू से दूसरे बाजू को हिलाता था। तो उस पूरी इस्तना में मैंने अपने लिए ये फैसला किया कि अभी मेरा इस कमरे से बाहर जाना उतना ही खतरनाक होगा बाकी सब के लिए भी। तो मैंने टीम को घर पे बुलाया
मैं डॉक्टर रिजवान उपल है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने टीम मेरे घर पे भेज दी फौरन और मुझे टेस्ट करा लिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहली दफा जिंदगी में किसी ऐसे मर्ज से गुजर रहा हूँ जो कि जानलेवा है और लोग इसको इसी तरह सोचते भी हैं। मुझे ये लगता है कि अगर हम अभी तक के टोटल केसेस देखें तो वो 1,08,000 हैं, जिनमें ओवर द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स जो है 2,000 से ज्यादा लोग जो है इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। हम 1,08,000 में से अगर हम ये फिगर ही देखनी है हमने, तो क्यों हम इस पिक्चर को ऐसे क्यों नहीं देखते कि 100 में से 98 लोग ठीक हो जाते हैं और 98 लोग वापस अपनी जिंदगी का सफर वैसे ही शुरू कर देते हैं। लेकिन ये 98 लोग वो हैं जो चाहते हैं कि हम जिंदगी में इससे लड़ेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप फर्ज करें कि मुल्कों में जंगें होती थी पुराने वक्तों में, अब तो नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर एक मुल्क आपके पास फौज भेज देगी वेपन्स देके, तो क्या आप अपनी फौज नहीं भेजेंगे? वो अपनी फौज आपने भेजनी है। और इस पूरे कोरोना वायरस के केस में मुझे लगता है कि बेस्ट डिटॉक्स टाइम है सबके पास। माँ मुझे जो है वो फ्रूट चाटे बना के दे रही है, हम विटामिन खा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, कावे पी रहे हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बहन भाई कॉल करके कह रहे हैं कि कोई स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम इंटैक्ट है, मुझे लगता है ये भी बहुत हेल्प करता है। और सिम्टम्स तो आते जाते रहेंगे। जो उन सिम्टम्स के सामने अपने हथियार डाल देगा, मुझे लगता है कि उसके लिए ये जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा शहजाद, द बेस्ट थिंग अबाउट यू, क्योंकि हम आपकी सारी पोस्ट मैं भी फॉलो कर रही थी, कि आप मुझे पहले से थोड़े बहुत वीक भी लग रहे हैं लेकिन माशाल्लाह से फ्रेश भी अब हो गए, मे बी जिस पॉजिटिव आप इतने। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया, क्योंकि आपने कमरे में हैं, क्या क्या चीज़ें आप रोज़ करते हैं, जैसे और वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जैसे कमरा साफ कैसे रखना है, आप कैसे ख्याल रख रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बड़ी बेस्ट बात बताता हूँ। एक तो अल्लाह ने मुझे ना, अल्लाह का रूप जो है वो मेरे घर में मुझे अपने पेरेंट्स की सूरत में मिला है, तो वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, जो सच्ची सी बात है। और मेरी बेटियां मेरे लिए दुआएं करती हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊं, देखें कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने विटामिन पूरे करने ना, अपनी ग़िज़ा पूरी करनी, ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। हमारी इम्यूनिटी, जैसे कि हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई के ऊपर भी बड़ी डिपेंडेंट है। अगर आप बीमार हैं, आप सेल्फ आइसोलेशन में हैं, तो यू हैव टू चेंज योर बेड शीट्स रेगुलरली, यू हैव टू वॉश योर यूटेंसिल्स, यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स, यू हैव टू टेक शावर ऑलमोस्ट एवरी डे ट्वाइस। नॉट जस्ट दैट, उसके साथ आप काजू खाएं, बादाम खाएं, दही खाएं, शहद खाएं, सारी जो मजेदार चीजें हैं ना वो आपने खानी है। मतलब ये ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ टेस्ट महंगा है, उसके अलावा इलाज कोई महंगा नहीं है। तो इलाज में क्या है, आपने 1,000-2,000 रुपए के विटामिन लेने और 1,000-2,000 रुपए के आपके ड्राई फ्रूट्स आएंगे, बाकी तो आपने खाना ही खाना है ना। तो ये जहन, मुझे ये लगता है ये ऐसी बीमारी जो लोगों को शायद एटिकेट सिखाने आई है। इसके बाद कम से कम लोगों को ये तमीज तो होगी कि छींक हाथ रख के मारनी है। अगर आप बीमार हैं, किसी से आपने हाथ नहीं मिलाना। मुझे लगता है कि ये अल्लाह मियां ने हमें ये डिजीज इसलिए भेजा है, एक तो हम मेंटली और स्ट्रांग हो जाएं, एंड बदिया एंड फैसल, मैं आपको एक और बात बताऊं कि व्हाट डज नॉट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो हर अगला दिन जो आपको मिल रहा है, जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप उठ रहे हैं, अपने माँ बाप से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आपके पास मौका है कि आप इस जंग से ऐसे लड़ें और ऐसे फतेहयाब होकर निकलें कि आप लोगों के लिए भी मिसाल बने। एब्सोल्युटली शहजाद भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है इसको एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि हमारी खाने की रूटीन सेट हो रही है, हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं और फैमिली वैल्यूज़ को हम बहुत ज़्यादा अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शहजाद भाई, ऑब्वियसली जब आप आइसोलेट करते हैं अपने आप को, अब आप एक कमरे में आइसोलेट हो चुके हैं, ठीक है जी, तो किस तरीके से आपने हम वो टाइम गुजारें? लाइक हम हर वक्त, यू कांट गो ऑन नेटफ्लिक्स 24 घंटे, तो किस तरीके से आप वो टाइम डिवाइड कर रहे हैं? ऑब्वियसली अब आप एक कमरे में हैं तो आपकी रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट की है, तो कैसे निज़ाम हज़म को बेहतर रखें? किस तरीके से आपके जो 24 घंटे का पीरियड है, कैसे उसको डिवाइड करें ताकि आपका फोकस जो है वो लूज़ ना हो? फैसल भाई, आपको बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और मैं आपको ना इसका बड़ा अच्छा ही जवाब देने लगा हूँ कि मेरी रूटीन जो है वो आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, नेटफ्लिक्स जो है वो हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं और किताबें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आम जिंदगी में भी पढ़ता हूँ। तो इस आइसोलेशन पीरियड में मैंने ये सोचा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लेटूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और इसके साथ जंग करूंगा इस बीमारी के साथ, बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। और मैंने अपने ज़हन में ये बात सोचा हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी तो मैं इतना जोर लगा के भी सांस खींचूंगा कि वो सांस अंदर आएगी। ये माइंडसेट को तगड़ा कर रहा हूँ मैं सिर्फ रोज बैठ के यहाँ पर। बाकी ऑब्वियसली माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली की दुआएं हैं, आप सब यार दोस्तों की दुआएं हैं, लेकिन इस सब में मैं पूरा दिन इतना कैप्टिवेटेड रहता हूँ कि वो मैंने एक वीडियो डाली थी इंटरनेट के ऊपर, वो दुनिया में 2.5-3 लाख लोग देख चुके हैं अभी तक। तो वो वही लोग पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना एंगेज रखते हैं कि सब लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं सबके लिए अवेलेबल रहूँ, मैं सबको बता सकूँ कि आप किस तरह खुश रह सकते हैं इस पूरे टाइम के अंदर भी।
ऑब्वियसली अल्लाह मियां आपको ये ताकत देता है, अगर अल्लाह ना चाहे सर तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता। बेशक तो ये जब आपका ये यकीन है और जब आपको ये पता है कि जो मौत है और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लड़ाई करनी है, जंग करनी है इसके साथ। मैं यकीन माने शहजाद, आपने मुझे भी मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर दिया कि मतलब खुदा ना खासा अगर मुझे भी कभी हो तो मुझे पता होगा कि हाँ भी अगर सांस नहीं आ रही तो मैंने इतनी जोर से सांस खींचनी कि वो यकीनन आएगी। आप कुछ दिखाने लगे हैं? बाजी मैं दिखाने लगा हूँ, ये एक डिवाइस है पल्स ऑक्सीमीटर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये बहुत जरूरी डिवाइस है। एक पाकिस्तान में आयरनी ये है कि हमारे यहाँ जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज ना शॉर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हो जिससे सब चीजों लोगों के लिए दस्तयाब तो हों। सबसे ज्यादा लोग खतरे की तरफ सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं कि जो उनकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है और उनके पास ये डिवाइस नहीं होती है। जब उनके पास ये डिवाइस नहीं है तो वो अपना ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको ये पता नहीं लगता कि उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये नहीं है। तो ये डिवाइस प्लीज जितने भी लोग जो कोरोना के पेशेंट्स हैं अभी इस टाइम, ये डिवाइस उन सबके पास होना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा शहजाद ये बताएगा, जैसे आपने बोला कि घर वाले माशाल्लाह से बेटियां अल्लाह उनको सलामत रखे आपके लिए दुआ करती हैं, तो यकीनन सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम का होना कितना ज़रा ज़रूरी है? आपके दोस्त, क्योंकि बहुत ऐसा लोग ये भी करते हैं कि अगर किसी को कोविड-19 हो जाए तो लोग तो डर के मारे कॉल भी नहीं करते कि पता नहीं फोन से ना उनको वायरस ये आ जाए, तो कितना जरूरी होता है कि आपके आसपास के दोस्त जो हैं वो मुसलसल आपको बैकअप करें? मदीहा ये बहुत जरूरी है और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ही मेरे कोई तकरीबन 7 और दोस्त जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। हम लोग बड़ी इकट्ठे गए थे, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ और वो हम सबका एक ग्रुप है, उसका हमने नाम रखा हुआ है कोरोना क्लब। तो हम पूरा दिन उसमें एक दूसरे को लतीफे भी भेजते हैं, उसमें हम एक दूसरे से गुफ्तगू भी करते हैं और हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और मुझे लगता है कि जब आपका जहन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं होते, रात का एक पहर वो भी आता है जिस टाइम आप सोचना शुरू करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे जब किसी एक दोस्त का अच्छा सा लतीफा आ जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। या आपका वालिद आपको फोन करके ये कह देता है कि पुत्र घबराना नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी टेंशन सारी खत्म हो जाती है। तो मदीहा सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है और मैं आपकी पोस्ट भी फॉलो कर रहा था। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको सेहत देगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इससे डरना नहीं है, हमने इससे लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इससे लड़ना, ये फाइटर मतलब शहजाद, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड कि माशाल्लाह से यू डूइंग सो वेल। और दुआ ये कि जो आपके कोरोना क्लब के जो बाकी फ्रेंड्स भी हैं ना वो भी जल्दी से सेहतियाब हो जाएं, और उसके अलावा भी जब आप सेहतियाब जब हो जाएंगे तो उस ग्रुप का नाम जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, शहजाद हमारे साथ मौजूद है एंड दिस इज़ द एटीट्यूड दैट वी नीड। कि वो बता रहे थे कि मुझे कितनी पेन थी लेकिन उसके बावजूद मैं लगा रहा, और उसके बाद भी अब वो कह रहे हैं कि मुझे कि मैंने रेस्ट करना है, मैंने रेस्ट करना और मैंने फाइट करनी है। यही तो लोग कोविड से पहले रेस्ट के लिए तरस रहे थे, अब हो गया तो कर नहीं रहे हैं। खैर हम मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कशन की है। एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी थी मदीहा। इन आवर चाइल्डहुड जब एक ड्रामा आता था पीटीवी पे अंधेरा उजाला, तो उसके जो एसएचओ थे वो तो अपनी एक अलग रखते थे कवि साहब, लेकिन उसमें एक इंस्पेक्टर थे, उस इंस्पेक्टर का जो नाम था वो था जाफ़र हुसैन, और उन्होंने अनमिट नकूश छोड़ दिए हैं हमारी यादों पे जिस तरह से वो किरदार उन्होंने निभाया है। वो अदाकार थे जमील फ़खरी, दुनिया से रुखसत हुए, उन्हें अब काफ़ी अरसा बीत चुका है और 9 बरस इनफैक्ट हो चुके हैं। 1946 में लाहौर में पैदा हुए थे और बुनियादी तालीम ख़त्म करने के बाद बैंक की मुलाजमत उन्होंने फिर इख्तियार की थी और फिर अदाकारी में वो आए। जमील फ़खरी साहब ने जो भी किरदार अदा किए वो ऐसे अदा किए, उनमें ऐसी रूह फूंकी कि ये किरदार आज भी लोगों के को जहन नशीन है, लोग आज भी उनको याद करते हैं और आज भी उनकी मिसाल दी जाती है बाकी आने वाले तमाम तर जो एक्टर्स हैं कि अगर सीखना है तो इन बड़े नामों से सीखो। कि ये इन्होंने जब एक्टिंग की तो कैसी एक्टिंग की कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि हाँ इनका ताल्लुक तो शायद ये पुलिस से ही है जी, पुलिस से है। अच्छा, एक तो इनकी यादें कभी नहीं मिटेंगी और एक ऐसा गाना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो कभी हमारे जहनों से नहीं निकलेगा वो है तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ये है जनाब आली आवाज़ का जादू जिन्होंने जगाया है वो है मसूद राना। पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपनी आवाज़ का इन्होंने सहर जो है वो तारी किया है गुलकार मसूद राना। उनका आज 82वां यौम पैदाइश है। वर्सेटाइल गुलकार है जी और फ़नी करियर में 700 से ज़ायद गाने उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं। आम तो लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें एंड स्टे पॉजिटिव। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।